जय स्वामीनारायण। I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this subject electrical circuit analysis as well as network theorems or network theory. So particularly we started our first unit as a network theorem, and we already started to discuss about the mesh analysis, in which we what we discussed in the previous session, that basic numerical regarding the mesh analysis. So for that mesh analysis I would like to tell you that what you have to keep in mind, if the mesh analysis is there, then you have to know about the closed path or closed loops, and you have to mention its loop current. Irrespective of that, we apply the KVL and we will find the value for current or irrespective voltages, whatever they ask to us. Okay, so प्रीवियस केस को जब हमने स्टडी कर लिया है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली। तो उसके अंदर क्या है कि फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर शोन इन द नेटवर्क इन द मैश एनालिसिस यूजिंग द मैश एनालिसिस। तो इसके अंदर आपको क्या कहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 3 एम्पियर का है, एक यहाँ पे 3 एम्पियर का है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का, और ये सारे रजिस्टेंसेस है 2 ओहम, 2 ओहम एंड 5 ओहम। ओके, तो पर्टिकुलरली आपको करना क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या बताया है, आपको क्या फाइंड करना है कि एक जितने भी रेजिस्टेंस है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड आउट द करंट। तो पर्टिकुलरली करंट कौन कौन से रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि कितने क्लोज पाथ है उसे आप जस्टिफाई करोगे। तो एक क्लोज पाथ ये बनेगा, सेम वे एक क्लोज पाथ ये बनेगा, सेम वे ये भी एक क्लोज पाथ है, और एक ये क्लोज पाथ, मतलब कि 4 क्लोज पाथ आपके पास है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 लूप करंट बनेंगे। ओके, जिसे हम कोई भी नाम दे सकते। तो हम पहले करंट के नोमेनक्लेचर या फिर करंट के नाम रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा करंट है और वो करंट कहाँ कहाँ पे फ्लो होता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि भाई आपका सबसे पहला जो करंट है वो यहाँ पे I1 बताया है, तो वो कितना है 4 एम्पियर। सेम वे यहाँ पे 3 एम्पियर जो कि I2 है, सेम वे यहाँ पे I3 जो कि इंटरनल क्लोज पाथ है उसका है I3, और इसका जो कि ये है I4। तो इसके हिसाब से आपको करंट की डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे I1 है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो I1 की डायरेक्शन और आपका दिया हुआ सोर्स की डायरेक्शन वो दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये भी एरो देख लो, और इसकी जो अज्यूम की हुई डायरेक्शन है वो, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इज क्लॉकवाइज। तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि वही होगी, पर हम नॉर्मली स्टैंडर्ड जो एक है कि आपको फॉलो करना है, तो उस हिसाब से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे I1 के लिए जो I1 की वैल्यू है वो कितनी है 4 एम्पियर, एज वेल एज I2 की वैल्यू जो कि यहाँ पे 3 एम्पियर है, क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज जा रही है। बट यहाँ पे I4 पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये क्लॉकवाइज जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो I4 दिया हुआ है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो अज्यूम की हुई डायरेक्शन है उसे ओपोज कर रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू बनेगी नेगेटिव। तो I4 विल बी नेगेटिव 3 एम्पियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट कैलकुलेशन फॉर दी लूप करंट I3, बिकॉज हमारे पास 3 करंट है लेकिन चौथा करंट जो कि अननोन है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई भी करंट है उसे हम अज्यूम करेंगे, और देन आफ्टर वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर दैट अननोन करंट, और उसके बाद ये सारे जो भी करंट नॉन वैल्यू थी उन सब की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, तो हमारा अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये है 2 ओहम। तो इसके अंदर करंट कितना होगा, हम लूप 3 को ऑब्जर्व करते हैं, एट द टाइम लूप करंट बनेगा आपका I3 और वो रहेगा पॉजिटिव, तो उसके इरिस्पेक्टिव I2 है वो बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 ओहम में से कितना करंट फ्लो होगा I3 माइनस I2। क्लियर? ओके, सेम वे यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे आपकी अज्यूम की हुई डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगी, तो वो बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा I3 माइनस I4 इंटू 2, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है 2 प्लस 5, इसका करंट क्या बनेगा
3 पर I1 उसका ओपोज करेगा, तो I3 माइनस I1। ओके, वन अनदर थिंग इज इक्वल टू कितना रहेगा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का, तो उसकी वैल्यू 2 वोल्ट रहेगी। बट आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो और प्लस सामने आ रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि प्लस 2 माइनस है, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे प्लस सामने आया तो नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा -2। ओके, यहाँ पे I1, I2 और I4 की वैल्यू सारी हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं कि I1 इज इक्वल टू 4, I2 इज इक्वल टू 3 एंड I4 इज इक्वल टू -3। तो उसके हिसाब से आपको I3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, I3 इज इक्वल टू 18, तो सॉरी 9I3 इज इक्वल टू 18, तो I3 बनेगा आपका 2 एम्पियर। क्लियर? ओके, मैं फाइंड क्या करना है कि भाई एक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है 5 ओहम का, तो उसके एक्रॉस कितना बनता था, I1 माइनस I3, जो कि प्रीवियस सेशन में मतलब प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 4 एंड I3 इज इक्वल टू 2, तो I1 माइनस I3 मतलब कि करंट एक्रॉस दी 5 ओहम रेजिस्टेंस कितना बना, 2 एम्पियर, एज वेल एज करंट थ्रू दी 2 ओहम रेजिस्टेंस, जो कि अपर साइड की जो फिगर है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्या बना, I2 minus I3, तो 3 minus 2 is equal to 1 and current across the voltage source that should be I3 minus I4, but I3 is 2 and I4 is equal to -3, तो I3 minus I4 is equal to 2 minus into -3 मतलब कि 2 plus 3 हो जाए, तो यहाँ पे होगा +5। क्लियर? ओके, सो ये बात हुई आपके न्यूमेरिकल की कि इसके अंदर हमने क्या देखा कि एक से ज़्यादा करंट सोर्सेज दिए हैं लेकिन सारे अनकंट्रोल्ड है या फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो तब आपको हर एक एलिमेंट के क्रॉस करंट फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ जब हमने ये प्रीवियस केस देख लिया है तो इसके अंदर हमने क्या पता चला कि भाई अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि भाई आपके जो भी अनकंट्रोल्ड सोर्सेज थे या फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे उस टाइम पे कैलकुलेशन हमने देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट सेशन इज अ मेश एनालिसिस यूजिंग दी डिपेंडेंट सोर्सेज या फिर कंट्रोल्ड सोर्सेज। तो हमने ये थियरी पढ़ी है ऑलरेडी कि कंट्रोल्ड सोर्सेज होते तो वो कैसे कंट्रोल होते, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब हमें वो पता चल जाए कि वो कंट्रोल्ड सोर्स कैसे काम करता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि भाई कंट्रोल्ड सोर्सेज की वैल्यू आपको पता है कि भाई कंट्रोल्ड वैल्यू क्या है, उसे कंट्रोल जो भी पैरामीटर करते हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो वैल्यू जब आप फाइंड करते हो या फिर उस रिलेशन को आप जस्टिफाई कर देते हो तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा सिंपली। क्लियर? तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा कि कंट्रोल्ड वैल्यू की डिपेंडेंसी, यहाँ पे इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि ये डिपेंडेंट सोर्सेज के न्यूमेरिकल है, तो इसके अंदर हमें क्या याद रखना होगा कि डिपेंडेंट सोर्सेज, और डिपेंडेंट सोर्सेज में क्या इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंसी कैसे रिएक्ट करती है या फिर डिपेंडेंसी कैसे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। अगर वो आपको पता है तो आपका काम हो गया ज़ीरो या फिर बहुत इजी हो जाएगा मतलब कि। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है कि फाइंड आउट फॉर द गिवन नेटवर्क डिटरमाइन द करंट Ix यूजिंग दी मेश एनालिसिस। तो यहाँ पे कितने सोर्सेज है और कोई डिपेंडेंट है या नहीं वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक ये जो सोर्स है जो कि है आपका वोल्टेज सोर्स पर कैसे डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, Ix करंट के ऊपर। क्लियर? ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी Ix आपको रिप्रेजेंट की हुई है कि डिपेंडेंसी Ix यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है। क्लियर? मतलब कि एक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस जो करंट है वही आपका Ix बनेगा जो कि आपकी डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ऊपर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि भाई Ix यहाँ पे ये है जो कि I2 जितना है। क्लियर? ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप करंट अज्यूम करेंगे I1 एंड I2, फिर आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे मैश एनालिसिस का इक्वेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे Ix के बदले वही वैल्यू जो कि हमें I2 की वैल्यू मिलेगी वही फाइंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि यहाँ पे 10 इंटू I1 प्लस 8 इंटू Ix प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? ओके, तो
यहाँ पे एक इक्वेशन बना। अब लूप 2 के लिए इक्वेशन देखें तो क्या बनता है, 4 इंटू आई एक्स प्लस 2 इंटू आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू 8ix, बिकॉज यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस रहेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस रहेगा। तो 8ix, लेकिन यहाँ पे प्लस टू प्लस हुआ, या फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस सामने आया तो नेगेटिव बनेगा, मतलब कि -4। क्लियर। तो ये क्या बना, 8ix माइनस 4। बट वी ऑल्सो नो दैट द डिपेंडेंसी रिलेशन फॉर द गिवन ix इज इक्वल टू I2। यहाँ पे पता है कि I2 यहाँ पे अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस के जो भी करंट है वो आपका Ix बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे I2 अज्यूम किया है। तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 10I1 प्लस 8ix, जो कि हम उससे रिप्लेस करेंगे I2 से, प्लस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन बना 12I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। ओके। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 4ix, जो कि अब 4I2 हो गया है, तो 4I2 प्लस 2I2 माइनस I1 माइनस 8ix, या फिर 8I2 इज इक्वल टू -4। तो उसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो क्या बनेगा कि 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4, या फिर नेगेटिव, यहाँ पे मैंने नेगेटिव रिमूव कर दिया, या फिर नेगेटिव रख भी सकते हो। तो क्या होगा, -2I1 -2I2 इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो कि हमने प्रीवियस केस में यही मैंने इक्वेशन बोला कि भाई 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एंड I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। तो इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइंड क्या करना है, ओनली Ix, जो कि अननोन करंट है। तो हमारा Ix इज इक्वल टू I2 तो हमें पता ही है, तो उसकी वैल्यू आपको, जो कि क्रेमर्स रूल है उसके हिसाब से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर 2 अननोन और 2 इक्वेशन के लिए जो आपका डायरेक्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसके हिसाब से भी कर सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आप दे दो सब जगह। तो क्या होगा कि 2I1 माइनस I1, मतलब कि I1 इज इक्वल टू -1, तो I2 बनेगा आपका +3, बिकॉज -1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये भी आप कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करते हो। बट मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि आपको जो वे सिंपल लगता है और आपके लिए इजी रहेगा उस हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपके डिसीजन लेना है कि भाई हाँ मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर। ओके। तो ये बात हुई हमारे डिपेंडेंट सोर्स या फिर कंट्रोल्ड सोर्सेज की। क्लियर। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बनता है आपका सुपर मेश का, जो कि अभी हम स्टार्ट कर ही देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि साथ में ही मेश एनालिसिस पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या है कि आपको उसके जितने भी डिफरेंट केसेस है उन सारे केसेस को एक साथ आप जस्टिफाई कर सको। क्लियर। ओके। तो सुपर मेश के कंसेप्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होगा या फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो कोई दो एडजेसेंट या फिर पास पास की जो भी दो लूप आती है उसके अंदर कोई करंट सोर्स आपको जस्टिफाई किया है और उसकी वैल्यू आपको वहाँ पे दी हुई होगी, तो उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हो तो क्या होगा कि दो एडजेसेंट लूप्स या फिर मेश के बिटवीन जो भी करंट सोर्स है उसे आप रिमूव कर सकते हो, और उसे रिमूव करने के बाद जो मेश बनती है उसे हम, या फिर जो लूप बनती है उसे हम सुपर मेश कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। क्लियर। इसे कहते हैं सुपर मेश। ओके। तो इसके लिए मैं आपको एक पहले न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो उसके साथ आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो राइट डाउन द डेटा फॉर दैट न्यूमेरिकल दैट फॉर गिवन नेटवर्क डिटरमाइन द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग द मेश एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या है कि 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम करंट है। यहाँ पे I1 I2 I3। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सुपर मेश का एग्जांपल है, यहाँ पे कोई करंट सोर्स है जो दो लूप के बिटवीन आता है तो वो आपका सुपर मेश फॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पे 3 एम्पियर वाला करंट सोर्स है वो ये काम कर रहा है। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई आपको पता है कि ये सुपर मेश का फंडामेंटल, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि उसके अंदर पास पास की या फिर नज़दीक की जो लूप्स है उसके लिए कोई करंट सोर्स है जो कि आपकी वैल्यू
वहाँ पे दी है, तो वही करंट सोर्स को आप रिमूव करोगे और फिर जो नई लूप या फिर मेश बनती है उसे हम सुपर मेश कहते हैं। क्लियर? ओके। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि सुपर मेश का जो इक्वेशन है उसे आप एज इट इज रखोगे। तो वो आपको कैसे दिखाऊंगा कि भाई अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि 3 लूप है। तो वो कैसे बनेंगे कि जो सुपर मेश का फंडामेंटल अप्लाई कर दिया तो ये ब्रांच रिमूव हो गई, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो एट द टाइम आपकी लूप बनती है ऐसी, जो कि यहाँ पे दिखाई है सुपर मेश। तो एक इक्वेशन ये सुपर मेश का, एक बनेगा इस लूप का। तो थर्ड इक्वेशन कौन सा होगा? जो ब्रांच हमने रिमूव कर दी है उसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड इक्वेशन। तो 3 अननोन 3 इक्वेशन, बिकॉज हमें पता है कि जितने क्लोज पाथ उतने, या फिर जितने लूप्स या फिर जितने मेश उतने इक्वेशन कंपलसरी है। तो यहाँ पे एक आप रिमूव करते हो तो एक ऐड भी करोगे, वो कौन सा? तो यहाँ पे आपका जो करंट सोर्स है उसे जो रिमूव करोगे उसी की वैल्यू लोगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन है और हमारे नेटवर्क का फंडामेंटल है, तो हमें पता है कि कोई भी नई चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते या फिर पुरानी को कहीं निकाल नहीं सकते। अगर निकालते हैं तो उसके इरिस्पेक्टिव कोई एक्शन भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बनेगा ये सुपर मेश का, एक बनेगा इस लूप का, और थर्ड इक्वेशन बनेगा इस करंट सोर्स का। क्लियर? ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ फॉर्मिंग द इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है 6, ये जो लूप 2 के लिए बना रहे तो 6i2 प्लस 4i2 माइनस i3, क्योंकि i2 ऐसे जा रहा है i3 ऐसे जा रहा है, तो i3 अपोज करेगा। तो 6i2 प्लस 4i2 माइनस i3 प्लस 2i2 माइनस i1, क्योंकि एज इट इज i1 के केस में भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन अगर मैं इसे ब्रैकेट सारे ओपन करके लिखूंगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव i1 प्लस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। ओके। फिर सुपर मेश के लिए तो यहाँ पे करंट कौन सा है? i1 माइनस i2, क्योंकि यहाँ पे i1 जा रहा है लेकिन i2 उसे ओपोज कर रहा है। तो यहाँ पे 2i1 माइनस i2 प्लस 4i3 माइनस i2। क्लियर? ओके। 4i3 माइनस i2 और यहाँ पे प्लस 2i3, क्योंकि यहाँ पे और कोई करंट नहीं है तो 2i3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आपको दिया हुआ है। तो ये सारे ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा? i1 माइनस 3i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 4। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गए, और थर्ड इक्वेशन कौन सा बनेगा? जो कि आपकी सुपर मेश के जो आपने ब्रांच या फिर करंट सोर्स आपने जिसको रिमूव किया है उसका वैल्यू, तो वो बनेगा i1, जो कि यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है i1, और ये बनेगा i3 जो कि ऐसे फ्लो हो रहा है। तो i1 माइनस i3 इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके। सो लेट अस start or write this equation 3 as a i1 minus i3 is equal to 3. Clear? जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि i1 माइनस i3 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इक्वेशन है आपके पास, और 3 अननोन हो और 3 इक्वेशन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सॉल्यूशन टेक्निक, क्रेमर्स रूल। क्लियर? तो यहाँ पे 3 अननोन 3 इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको अननोन वैल्यू i1 i2 i3 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलती है 4 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। जबकि आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा था कि फाइंड दी करंट अक्रॉस 4 ओहम, जो कि 4 ओहम यहाँ पे है, तो उसके अक्रॉस कितना है? i3 माइनस i2, तो वो बनता है 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर, जो कि आपका सॉल्यूशन है। क्लियर? फिर से मैं एक बार सुपर मेश का न्यूमेरिकल रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना, अगर कहीं पे गलती हो या फिर मिसकंसेप्ट है तो देख लो कि जब 2 एडजेसेंट मेश या फिर लूप के बिटवीन जब कोई करंट सोर्स है तो आप उसे ओपन सर्किट करोगे और एक सुपर मेश फॉर्म करोगे। देन आफ्टर फर्स्ट इक्वेशन एक सुपर मेश का बनेगा, एक इक्वेशन जो बाकी क्लोज लूप बनती है उसका बनेगा, और थर्ड इक्वेशन या फिर नेक्स्ट इक्वेशन किसका बनेगा? जो करंट सोर्स हम रिमूव करते हैं उसका बनेगा। क्लियर? ओके। तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए आप सोल्व करोगे तो आपको सारे करंट जो कि अननोन है वो सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए ये न्यूमेरिकल भी साथ में देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर लो। वाई? बिकॉज हमें पता है कि जब आप
कोई एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स का पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, मैं इसकी सॉल्यूशन टेक्निक भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 लूप है, जैसे कि 15 एम्पियर, 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, 1 ओहम, 2 ओहम एंड 1/9 Vx। तो ये आपका डिपेंडेंसी ऑफ द करंट सोर्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितनी वैल्यू होगी, इसे आप पहले रिमूव करोगे तो इक्वेशन बनेगा ऐसा, एक ये सुपर मेश, ये दूसरी मेश, और 1/9 Vx इज इक्वल टू I3 माइनस I1 बिकॉज एरो इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो एक इक्वेशन ये सुपर मेश का, दूसरा इसका और तीसरा यहाँ पे। इसके अंदर आपको Vx की वैल्यू क्या रखनी होगी, 3 इंटू I3 माइनस I2। तो मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में ही बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट इक्वेशन जो लूप का है वही लिखना है सुपर मेश के लिए, एज वेल एज 1/9 Vx इज इक्वल टू I3 माइनस I1 वो भी बताया, और Vx की वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर से जो भी मिल जाएगी उसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे। क्लियर। ओके। लेकिन आप या अपने हिसाब से ट्राई करो, अगर नहीं पता चलता है तो आप मुझे पूछ सकते हो हमारे डाउट सेशन में, या फिर आप मुझे पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये सॉल्यूशन हमें नहीं समझ में आया। स्टिल जब तक आप अपने हिसाब से सोचोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो जाएगा कि भाई आपको पता नहीं चलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई आप अपने हिसाब से ट्राई करो तो थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने वैसे दिखाया ही है कि 1 I2 माइनस I1 प्लस 2 I2 प्लस 3 I2 माइनस I1, जो कि एक इस एलिमेंट के लिए, एक इस एलिमेंट के लिए और एक इस एलिमेंट के लिए। क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है इस लूप का, फिर बनेगा सुपर मेश के लिए। क्लियर। जो कि यहाँ पे आपको पता ही है कि I1 की वैल्यू आपको 15 बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है, तो यहाँ पे तीसरे इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। ये एग्जांपल आप सोच रहे हो इतना हार्ड नहीं है, आपको लगेगा कि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज भी है और यहाँ पे साथ में आपको सुपर मेश भी है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे एक करंट तो अननोन ही है I1 जो कि 15 एम्पियर। क्लियर। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करने जाओगे तो कैसा बनेगा कि 1/9 Vx, जो कि यहाँ पे 1/9 Vx है, उसकी वैल्यू कितनी है I3, क्योंकि एरो है वही आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा, तो I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 1/9 Vx। तो Vx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके। तो उसके हिसाब से एक दूसरा इक्वेशन भी फॉर्म होगा, उन दोनों को आप जस्टिफाई करोगे या फिर सिंपल करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपके अननोन करंट से, क्योंकि I1 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। बाकी दो ही इक्वेशन बनाने हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे सुपर मेश के लिए वो अप्लाई करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एक इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा और तीसरा इक्वेशन ये है, क्योंकि तीसरे इक्वेशन में अननोन I1 है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो हम रिमूव कर देंगे। तो तीसरा इक्वेशन बनाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ तो पता है। क्लियर। ओके। सो यहाँ पे शायद सुपर मेश का न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये अपने हिसाब से सोल्व करना, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नोडल एनालिसिस, जो कि सबसे पहले उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज के न्यूमेरिकल करेंगे, देन आफ्टर डिपेंडेंसी के, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्लियर। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।